सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक मुकर्रर ने 100 रुपए का नया कड़कड़ाता नोट जेब से निकालकर हाजरीन के सामने लहराते हुए पूछा कि कौन है जो ये 100 रुपए का नोट लेना चाहेगा। हाजरीन में से लगभग सभी लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए और नोट लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुकर्रर ने कहा कि ठीक है, नोट तो एक ही है और मैं सिर्फ एक ही शख्स को दे सकता हूँ। मगर अपनी इस हरकत के बाद उसने नोट को मसल डाला, हथेली पर रगड़ कर गोला बनाया और फिर पूछा कि अब कौन कौन है जो नोट को इस हाल में भी लेना पसंद करेगा। आप हैरान होंगे कि लोगों की तलब में कोई कमी नहीं आई। सबने दोबारा हाथ खड़े कर दिए और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नोट उस हाल में भी लेना चाहेंगे। अब इस बार मुकर्रर ने नोट को जमीन पर फेंक कर अपने जूतों तले रौंद डाला। मट्टी से आलूदा बेहाल नोट को वापस उठाकर हाजरीन से पूछा कि क्या अब भी कोई इस हाल में इस नोट को लेना चाहेगा। आप हैरान होंगे, बल्कि बहुत हैरान होंगे कि उस बार भी नोट लेने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। सबने वैसे ही हाथ उठाए जैसे पहली बार उठाए थे। मुकर्रर ने नोट वापस अपनी जेब में डाला और कहा कि ये नोट तो मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, किसी एक को भी नहीं दूंगा, मगर एक सबक ज़रूर देना चाहता हूँ जो अभी अभी हमने सीखा, अखज़ किया। और वो सबक क्या था कि पैसों के साथ चाहे जो भी सलूक करो, गौर से सुनिएगा नाजरीन, सबक ये दिया मुकर्रर ने कि पैसों के साथ चाहे जो भी सलूक करो, उनकी कदर में कभी कमी नहीं आती। उन पैसों के तलबगार या लेने वाले वैसे ही रहते हैं, उतनी ही तादाद में रहते हैं। मेरा नोट नया था, कड़कड़ाता हुआ था, 100 रुपए का था। अब ये रगड़ा हुआ और जूतों के तलवे से मसला हुआ, मट्टी से आलूदा है, लेकिन 100 रुपए का ही है। इसकी कीमत में, कदर में कोई कमी नहीं आई। हम इंसान भी इसी तरह कई बार हालात के मंझदार में फंसकर अपना तवाज़ुन बाकायदा खोते हैं, गिर जाते हैं, और कई बार परेशानियों के कीचड़ और गमों के समंदर में हम भीग जाते हैं। कई बार अपने गलत फैसलों के नतीजे में, गलत फैसलों के हाथों नाकाम होकर हम ज़मीन पर जा गिरते हैं और असबाब की कमी की बिना पर खस्ता हाल भी होकर रह जाते हैं। और कभी कभार आप सबको ऐसा लगता होगा कि हमारी कोई कदर नहीं रही और ना ही हमारी कोई कीमत रही है गिरने के बाद, मगर ऐसा नहीं है। याद रखिए कि हालात जैसे भी हो जाएं, आपकी कदरों कीमत में कहीं से भी कोई कमी नहीं आती। आप अपने आप में यकता हैं, अनोखे हैं। हर कोई अपने आप में अनोखा है, तभी तो वो दूसरे से मुख्तलिफ है। मत सवार होने दें अपनी महरूमियों को अपने हवास पर, मत धुंधलाने दें अपने ख्वाबों को, भूल जाइए उन तल्ख यादों को। आपकी असल कीमत वही है जो आपने खुद मुकर्रर करनी है। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, आपकी असल कीमत वो है जो आपने खुद मुकर्रर करनी है। और याद रखिए, अपनी कदर को कभी कम मत कीजिएगा और ना ही अपनी कीमत कभी कम लगाइएगा। आप अनमोल हैं, इस बात को याद रखिएगा। मेरे इस जुमले को याद रखिए, जो जो टीवी देख रहे हैं, मेरे इस जुमले को याद रखिएगा। जो जो मुझे सुन रहे हैं, आप सब अपने आप में अनमोल हैं। आप एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और यही चीज़ आपको अनमोल बनाती है, खूबसूरत बनाती है। अपने आप को पहचानिए, फिर देखिए आप दुनिया बदल के रख देंगे। अपने आप को पहचानिए ताकि आप बाकी चीज़ों को भी पहचान सकें। इंसानी ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है। आप मेरे लिए शायद एक फ़र्द हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए आप बेटे की सूरत में उम्मीदों का मरकज़ हैं। बाप की सूरत में एक ऐसी पनागाह कह लें जहां औलाद खुद को सबसे ज़्यादा महफूज तसव्वुर करती है। एक भाई की सूरत में आप किसी का बहुत बड़ा सहारा हो सकते हैं। एक दोस्त की सूरत में आप किसी के बेहतरीन साथी हो सकते हैं। एक शौहर की सूरत में किसी की दुनिया हो सकते हैं। ये सारे रिश्ते आपकी कदर जानते हैं, आपको आपसे मिलवाते हैं, आपको आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये आपसे वाबस्ते हैं, आप इनसे जुड़े हुए हैं। इनकी ज़िंदगियों में खुशी हो, गम हो, आपके बगैर अधूरा है, क्योंकि ये आपसे वाबस्ते हैं, आप इनसे जुड़े हुए हैं। ज़िंदगी की
قدر کیجیے. یہ جو کرونا جیسی عالمگیر وبا ہے اس سے احتیاط کیجیے, اور احتیاط ہی واحد راستہ ہے. اور جو بھی آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ احتیاط اور SOPs پر عمل درآمد کا بار بار کہے گا, چاہے آپ کو برا لگے. جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم اپنے عوام کو احتیاط کا مشورہ دیتے دکھائی دیتے ہیں. ان کا کلپ ہوگا, چلائیے گا. سنا آپ نے پرائم منسٹر کو, لیکن کچھ نادان ایسے ہیں جو آپ کو غلط راہ ہی دکھائے چلے جا رہے, دکھاتے جائیں گے, اور ان کے کال اور فیل میں باقاعدہ تضاد ہے. وہ کہیں گے کچھ, کریں گے کچھ. جو اپنے لیے کچھ اور آپ کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں, کیا آپ کے ساتھ مخلص ہیں؟ نہیں ہے نا. جو خود تو کورونا سے بچاؤ کے تمام اقدامات کریں گے لیکن آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے, تو وہ آپ کے مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اپنے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی فکر ان کو کیسے ہو سکتی ہے؟ خود سوچئے. اب اگر ہم بات کریں PDM کی عادت کی, جس نے کچھ بھی نہ سننے اور نہ ماننے کی باقاعدہ قسم کھا رکھی ہے کہ نہ ہم کچھ سنیں گے نہ ہم کچھ دیکھیں گے, حقائق کو بھی نہیں جانیں گے, دیکھیں گے تو آنکھیں بند کر لیں گے, کان بند کر لیں گے. قسم کھا رکھی کہ کچھ نہیں مانیں گے. میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھی ہے ان لوگوں نے. PDM کی عادت کی میں بات کر رہی ہوں. اب ان کی اپنی کی عادت خطرے سے دو چار ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ بلاول زرداری کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے اور انہوں نے خود کو قرنطینہ بھی کر لیا. قرنطینہ اب ایک ایسے وقت میں جب گھر میں بہن کی منگنی ہو رہی ہے, باقاعدہ شہنائیاں بج رہی ہیں, بلاول سیلف آئسولیشن میں ہوں گے. اور بلاول ہاؤس میں جو کل ہونے والی یہ تقریب ہے, اس کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ کرونا SOPs کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے, کیونکہ جو دعوت نامہ ہے اس کے ساتھ ہی شرکاء کو کورونا جو وائرس کا ٹیسٹ ہے اس کے رزلٹ بھی ارسال کرنا تھے. اب مزید سخت اقدامات کرتے ہوئے صرف جو قریبی عزیز ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ صرف وہی اب تقریب میں شرکت کریں گے, انہی کو اجازت ہوگی. بلاول زرداری صاحب نے نہایت ایک, اگر میں کہوں کہ اچھا اقدام اٹھایا ہے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن ان سے میری آج ایک گزارش ہے کہ یہی اقدام, یہ جو اقدام ہے عوامی صحت کے لیے بھی اگر وہ اٹھائیں تو کیا ہی اچھا ہو. اور PDM جلسوں کی اس لیے مخالفت کریں کیونکہ آپ کا عوام سے بہت پرانا خاندانی تعلق ہے, بہت پرانا خاندانی تعلق ہے, اور آپ عوام کے کو باقاعدہ سمجھتے ہیں, بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. تو جو PDM کی باقی جو ماندہ قیادت میں کہوں, وہ کسی طور پر بھی SOPs کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں. انہوں نے تو ضد کا اور انا کا معاملہ بنا لیا کورونا کو بھی. ایسا ہی ہے نا ناظرین. اب یہی وجہ ہے کہ ملتان کا جو جلسہ ہے وہ کہہ رہے تھے کسی صورت بھی ملتوی نہیں ہوگا, مؤخر کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کلپ ہوگا, ٹیم ذرا چلائیے گا. سنا آپ نے رانا صاحب کو. اب یہ لوگ جو عوام کو جلسے اور جلوسوں میں آنے کی باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں, اب ذرا سوچئے ان کا اپنا طور طریقہ یا طرز عمل کیا ہے. ان سیاسی رہنماؤں نے اپنے آپ کو باقاعدہ محدود کر رکھا ہے. اگر ملاقاتیں کرتے ہیں تو ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے. کوئی ہاتھ بھی بڑھائے نا تو کہتے ہیں نہیں کورونا ہو جائے گا. دور دور بیٹھتے ہیں, اور اچھی بات ہے, کرنا چاہیے خیال, لیکن اپنوں کا اور صرف اپنے آپ کا نہیں, دوسروں کا بھی خیال کریں نا. جب عوام کے سامنے آپ آتے ہیں تو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے کرونا وائرس صرف سرکاری فائلوں میں ہے, کرونا کا جیسے کوئی وجود ہی نہیں ہے, کرونا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یہ تو کہانی ہے. اب ان سے جلسوں میں کرونا پھیلنے کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ کام تو حکومت کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, وہ کرونا کنٹرول کرے, وہ کرونا کو بڑھنے سے روکے, ایسی حکمت عملی ہو, ایسی اسٹریٹجی ہو کہ کرونا بڑھے ہی نہ, پھیلے ہی نہ, رک جائے. اور جب حکومت کوئی SOPs دیتی ہے, اب حکومت سے جو مطالبہ کرتے ہیں, حکومت کیسے روکے مجھے بتائیں. SOPs دے گی, ایک اسٹریٹجی اپنائی جائے گی, کوئی حکمت عملی ہوگی کہ جلسے نہ ہوں, جلوس نہ ہو, زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نہ جائیں, SOPs کو فالو کیا جائے, یہی کرے گی نا حکومت. جب حکومت یہ کرتی ہے تو آپ اسے فالو نہیں کرتے. ہو گیا نا آپ کے کال اور فیل میں تضاد. آپ حکومت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, کان بند کر لیتے ہیں آپ جب حکومت بات کرتی ہے. آپ قانون کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. عمل درآمد تو تب کہتے ہیں نا آپ کسی چیز کی اہمیت کو سمجھیں, قانون کو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. قانون پر عمل درآمد کیسے کریں. اور مریم نواز صاحبہ جو ایک طرف ٹویٹ کر کے فرماتی ہیں کہ جو میڈیکل کے طلباء ہیں ان کے امتحانات لے کر حکومت ان بچوں کے خاندانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. غور کیجئے گا, مریم کو اتنی فکر ان طلباء کی اور ان کے خاندانوں کی. تو مریم بی بی ذرا آج مجھے یہ بتا دیں, آپ نے سوات اور مانسہرہ میں جو کیا میں بولوں تماشے لگائے تھے, تماشے کیے تھے, ڈرامے کیے تھے, ڈرامے بازیاں کی تھیں, وہ جو تماشے کیے تھے آپ نے, کیا وہ سب کرونا فری تھے یا آپ کی کرونا سے کوئی بات چیت ہو گئی تھی, کرونا وائرس آپ کی ڈیل ہو گئی تھی؟ اور کرونا نے کہتے تھے مریم بی بی پریشان نہ ہو, جہاں آپ ہوں گی وہاں میں نہیں آؤں گا, نو انٹری. کیا کرونا نے آپ کو یقین دہانی کروا دی تھی کہ
آپ جہاں پہ جائیں گی وہاں میرے داخلے پہ پابندی سمجھیے کہ آپ نے اپنے کارکنان اور ان کے اہل خانہ کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا. ان طلباء اور ان کے خاندانوں کی آپ کو بڑی فکر ہے, جو آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرنے نکلے ہیں ان کی فکر تو تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے نا, کیونکہ ان کا آپ جانتی ہیں, ان کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. تو بس کریں تماشے, بس کریں ڈرامے, کوئی پاگل نہیں ہے. بہت بنا لیا پاگل آپ نے قوم کو, اب نہیں بننے والی قوم پاگل, آپ کو سمجھ چکی ہے قوم. اور قوم کو سمجھ دینے میں نا آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے. غور کیجئے گا میرے جملے پر, آپ لوگوں کا خود کا بڑا کردار ہے. شکریہ کہ آپ نے ایٹ لیسٹ قوم کو سمجھ دی, کہ وہ آپ کو سمجھ چکے ہیں. اب ان جلسوں میں ناظرین جو شریک ہوا, اس سے اگر کرونا ہوتا ہے اور ہوا بہت لوگوں کو, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور خدا نہ خواستہ کرونا کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا خون کس کے سر پر ہوگا؟ تو لہٰذا مریم بی بی اپنے چہرے سے نا یہ نقاب جو ہے ہٹائیں, منافقت کی سیاست کو چھوڑ دیں. خدا معاف کرے, آپ لوگوں نے تو شمیم اختر صاحبہ کی جو موت ہے اس پہ بھی سیاست تھی. اب کل عطا تارڑ صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے اور آپ حیران ہوں گے ان کی باتیں سن کے. ذرا پہلے کلپ چلائیے گا, سنیے گا, پھر میں ان کو جواب دیتی ہوں. سنا آپ نے انہیں؟ اب میں نون لیگ کی جو قیادت ہے نا ان سے ایک سوال پوچھوں گی. نون لیگ کی قیادت سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی شرم, کوئی حیا ہے یا نہیں ہے؟ کس منہ سے آپ لوگ یہ باتیں کرتے اور کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ؟ لندن میں مفرور بیٹے کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ وطن واپس آ سکے. 3 پوتے وہاں پہ موجود تھے, کوئی بھی میت کے ہمراہ آنے پر آمادہ نہیں ہے. اب یہاں حکومت نے 5 روز کا, ناظرین سنیں, 5 روز کا پیرول دے دی ہے. اور کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ کیا کرے حکومت ان کے لیے؟ اور کس قسم کی یہ باقاعدہ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں, کیسی ریت ڈال رہے ہیں؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ خدا کا خوف کریں, تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں, ڈریں اس کی پکڑ سے. زندگی اور موت کے معاملے کو تو چھوڑ دیں, زندگی اور موت کے معاملے پر تو سیاست نہ کریں. ایک دن ہم سب کو مرنا ہے, مطلب موت کے معاملے میں بھی ہم سیاست کرتے ہیں. لندن میں انتظامیہ نے صرف 30 افراد کو جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے. اب وہاں آپ کی چلتی نہیں ہے نا, تو قانون کا احترام تو کرنا ہی ہوگا, کیونکہ چلتی نہیں ہے وہاں پہ. یہاں تو قانون کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, وہاں تو ڈنڈا چل جائے گا فوراً. لیکن پاکستان میں آپ کو کوئی قانون کا احترام ہی نہیں, آپ تو قانون نامی کسی چیز کو مانتے نہیں. یہاں آپ کسی قانون کو جب مانتے ہی نہیں ہیں تو عمل درآمد کیسے کریں گے, احترام کیسا؟ پاکستان میں قانون پر عمل کرنا, یقین جانیے ناظرین, آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو گوارا نہیں ہے. اب کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کس قسم کے منافق لوگ ہیں یہ؟ ان کے دوہرے معیار آخر کب ختم ہوں گے؟ اب یہ سوال نہیں کہ ان کے دوہرے معیار ہیں, سب کو پتہ ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. سوال یہ کہ ختم کب ہوں گے, یہ سلسلہ رکے گا کب, ایسے کب تک چلے گا, یہ ہے سوال. یہ سوال نہیں کہ منافق ہے, یہ منافق ہیں, بالکل ہے, انہوں نے خود ثابت کیا. سوال یہ کہ ان کی منافقت کب ختم ہوگی, یہ سلسلہ کب رکے گا, کب یہ لوگ اپنے لیے جو سوچتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے جو سوچتے ہیں, اپنے خاندانوں کے لیے سوچتے ہیں, وہی عوام کے لیے بھی سوچیں گے. کب ان کا سٹینڈرڈ ایک ہوگا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بیچاری عوام کے لیے. جاتی عمرہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنازے کے وقت شریف فیملی کے لیے مخصوص حصہ مقرر کرنے پر غور کر رہے ہیں, مخصوص حصہ جہاں SOPs کا خیال رکھا جائے گا. لیکن باقی جنازے کے جو شرکاء ہیں ان کا کون خیال رکھے گا؟ وہ بیچارے غریب آئیں, کورونا لگوا کے چلے جائیں. یہ ان کے دوہرے معیار کون سوچے گا ان غریب کارکنان کا جو بیچارے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آئیں گے, مختلف شہروں سے آئیں گے, کوئی خیال نہیں ان کا. کون خیال کرے گا ان کا؟ اب میرے خیال سے مجھے یہی کہنا چاہیے کہ کچھ تو شرم ہوتی ہے, کچھ تو حیا ہوتی ہے. وہ تو خواجہ آصف سب کو شرم و حیا کا درس دیتے ہیں, کاش اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی دے دیتے تو شاید ان میں سے کسی کو شرم آ جاتی, حیا آ جاتی, یہ احساس نامی کچھ چیز ان میں پیدا ہو جاتی. کیسے بے حس لوگ ہیں یہ, بے شرم لوگ ہیں یہ. حکومتی وزراء کی جانب سے آپ کو باقاعدہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے, تعاون کی, آپ کے لیے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ کیوں تماشا کرتے ہیں ہر بات میں؟ یعنی زندگی موت کے معاملے میں بھی آپ تماشے کرنے سے باز نہیں آتے, ڈرامے کرنے سے باز نہیں آتے. کس قسم کے لوگ ہیں آپ لوگوں کو پوائنٹ سکورنگ سے فرصت ہی نہیں ملتی. مطلب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, اب جنازوں پہ بھی آپ لوگ پوائنٹ سکورنگ کریں گے, سیاست کریں گے. آئی ایم اسپیچلیس. اگلا کلپ چلائیے گا ٹیم. جی تو سنا آپ نے ناظرین, حکومت کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 5 روز کے لیے رہا کیا جائے گا, خیر سگالی کے اقدام کے طور پر. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں؟ یہ دونوں قومی مجرم ہیں, انہوں نے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے. ان کے لیے بھی
وہی قانون ہونا چاہیے نا جو غریب کے لیے، یعنی 12 گھنٹے کے لیے بس جیل کا جو عملہ ہے وہ لاتا ہے اور واپس بھی وہی لے کے جاتا ہے 12 گھنٹے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا بھی کرو ان کے لیے کم ہے. انہوں نے کون سا ماننا ہے؟ ان کے گلے شکوے تو ختم ہی نہیں ہونے. موجودہ حکومت ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کرے ان کے لیے کم پڑے گا. ان کا اتنا ظرف نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہی ہوں, ظرف چاہیے ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو کہ حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے کے مخالفین ہیں, ایک جیتا دوسرا ہارا, دوسرا جیتا آپ پہلا ہار گیا. لیکن اگر آپ اپنے مخالفین کی بھی کسی اچھی بات پر اس کو اپریشیٹ کریں تو یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. صرف اس لیے کہ سامنے والا مخالف ہے تو گورا بھی کالا ہے, سامنے والا مخالف ہے تو اچھا بھی برا ہے, سامنے والا مخالف ہے تو جو چیز آپ کو بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ کہیں گے نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا. اپنے ظرف کو بڑا کریں, اپنے دل کو بڑا کریں. اب قانون کی عملداری ہی کسی معاشرے میں ناظرین انصاف کی ضامن ہوتی ہے. جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا یقینی طور پر سزا پائے گا, اور سزا اور جزا کا یہی نظام انسانی معاشرے کو مستحکم رکھ سکتا ہے. بقول مولا علی کے کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک ظالم کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا تب تک انصاف کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا. انصاف کا قیام ریاست اور حکمران کی بنیادی ذمہ داری, رسپانسبلٹی ہے. قانون کی عملداری سے ہی معاشرے بہتر طریقے سے ترقی کرتے ہیں. اللہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فساد ہر وہ عمل ہے جس سے معاشرہ اور معاشرے میں بسنے والے افراد کی زندگیوں کو باقاعدہ خطرہ ہوتا ہے. اگر کوئی گروہ یا جماعت کوئی ایسا عمل کرے گی جس سے نقصان پہنچے تو یہ ریاست اور حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی جماعت یا گروہ کو بزور طاقت روکے. اور موجودہ حکومت جو ہے اس نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جلسے اور اجتماعات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا واضح پیغام دیا. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. شبلی فراز کا کلپوں کو چلائیے گا ذرا. جی تو آپ نے سنا شبلی فراز صاحب کو. ناظرین, حکومت نے اپنے اقدامات سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کری. جیسے کہ ملتان کی انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے باقاعدہ پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گی. لیکن ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کے تحفظ کے لیے خود سوچنا ہوگا. آپ کسی سیاسی جماعت کے لیے صرف ایک نمبر کیوں بن جائے؟ میرے الفاظ پہ غور کیجئے. نمبر ہی ہوں گے نا جو جلسے میں موجود ہوں گے, کیونکہ نہ تو سٹیج پر خطاب کرنے والی قیادت آپ کو جانتی ہے, نہ کوئی رہنما آپ کو جانتا ہے. آپ ان کے لیے صرف ایک نمبر ہیں. میرے جملے پہ غور کیجئے. آپ ان کے لیے ایک نمبر, اور سارا کھیل نمبرز کا ہے. یعنی مجموعہ 1000 کا تھا یا لاکھ کا, آپ یا تو 1000 میں شمار ہوں گے یا لاکھ میں شمار ہوں گے. آپ کی اپنی کیا اہمیت ہوگی وہاں پہ؟ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. تو ایسے نمبر بننے کی بجائے آپ ان کا سوچیں جن کے لیے آپ بہت کچھ ہیں. اپنے پیاروں کا سوچیں جو آپ کی تکلیف پر, آپ کے دکھ پر باقاعدہ تڑپ اٹھتے ہیں. آپ اپنے ان بچوں کا سوچیں جو اپنے ننھے ہاتھوں سے جب آپ کا چہرہ چھوتے ہیں تو آپ کی روح بھی مسرور ہو جاتی ہے. ان جھریوں بھرے ہاتھوں کا سوچیں جو آپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے نہیں تھکتے ہیں. ان بہنوں کا سوچیں پہ ہاتھ رکھ دینے سے ان کے چہرے باقاعدہ کھل اٹھتے ہیں. ان بھائیوں کا سوچیں جو آپ کے بغیر خود کو ادھورا تصور کرتے ہیں. ان سب کی آنکھوں سے خود کو دیکھنا ہوگا. آپ کی جو قدر ہے نا کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں موجود نمبر کی حیثیت سے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کی قدر آپ کے پیاروں کی زندگیوں میں آپ کی اہمیت سے ہونی چاہیے, جن کی زندگیاں آپ کے بغیر ادھوری ہیں, جن کی خوشیوں کا دار و مدار آپ کی ذات سے ہو. تو ناظرین, آئندہ کسی بھی سیاسی یا عوامی اجتماع میں جانے سے پہلے اپنی قدر کا اندازہ لگا لیجئے گا. چوکھٹ کے باہر قدم رکھنے سے پہلے مڑ کر ضرور دیکھیے گا کہ پیچھے کتنی نگاہیں آپ کا انتظار کریں گی. میں اپنے الفاظ دہراؤں گی جو کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ زندگی بہت انمول ہے, اس کی قدر کیجیے, کیونکہ اس کی قدر آپ کے اپنے ہی کر سکتے ہیں جو آپ کی اہمیت سے واقف ہیں, جن کے لیے آپ نمبر نہیں ہیں, بہت کچھ ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئینہ جو ان کو دکھایا تو برا مان گئے, یہی حال کچھ بھارت کا ہے. بھارت جو خود کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے. مودی سرکار ہو یا پھر بھارتی میڈیا, دونوں کا ہاضمہ اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی تنقید بھی ان سے ہضم نہیں ہوتی. اچھا, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی وجہ سے بھارت کا اصل چہرہ اگر میں کہوں کہ ایک بار پھر بے نقاب ہوا تو غلط نہیں ہوگا, اور نام نہاد جمہوریت کا دعوے دار بھارت تنقید برداشت نہیں کر سکا.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो कि भारत को वक्तन फवक्तन आईना दिखाते रहे, मोदी सरकार ने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उनका ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया। मैं आपको याद करवा दूं, ये वही प्रोफेसर अशोक हैं जिन्होंने भारत के पुलवामा ड्रामे का पोल खोला था और उनका क्या कहना था कि भारत किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 65 से जायद ममालिक में 256 जाली लोकल न्यूज साइट भी पकड़ी गई हैं। सही सुना आपने, 256। अब इन जाली लोकल न्यूज साइट्स के जरिए पाकिस्तान पर बार बार सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पर बार बार मनफी तनकीद करके यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासिर करना था मकसद। अब मोदी सरकार का आप कहते हैं कि घटियापन, देखिए जरा घटियापन कि वो अपने खिलाफ तनकीद करने वालों की आवाज़ों को दबाने में लगी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की किताब ने भी भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अब इसके अलावा भारत में इंतहा पसंदी, भूख, बदउनवानी, मजहबी अदम रवादारी की निशानदेही भी की जा चुकी है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एशिया का करप्ट तरीन मुल्क भी करार दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबूत देने के बाद भारत मनफी प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ है। अभी भारत की जो नाम नेहाद जमहूरियत है और इसकी धोखाधड़ी पर आज खुलकर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही काबिल मेहमान दोनों हैं, तारिक पीरज़ादा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारिक साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आना चाहूँगी, पुलवामा में भारतीय ड्रामे का पोल खोलने वाले ये जो प्रोफेसर अशोक हैं, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। अब ये सबसे बड़ी जमहूरियत है या फिर सबसे बड़ी आज़ादी इज़हार को दबाने वाली रियासत है? क्या ऐसे भारत का जो मकरू चेहरा है दुनिया से छुप सकता है? बड़ी बुरी तरह से बेनकाब हुए तो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही। देखिए, भारत एक बदतरीन दहशतगर्द रियासत है। हमारे जो जाफिये अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश हुआ है, जिसे मुनीर अकरम ने पेश किया है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें एक एक इंटरसेप्ट जो है, एक एक दस्तावेज जो है, एक एक कॉल जो है दहशतगर्दों के लिए की गई, पैसों के भेजने से लेकर मनसूबाबंदी तक, वो सब उस दस्तावेज में शामिल है और भारत में उसकी वजह से बहुत तकलीफ है। और उन्होंने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए खुद भी एक दासिए हमारे खिलाफ पेश किया है अक़वाम मुत्तहिदा में। तो भारत बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द रियासत है। तो चाहे उस भारत का नाम कुलभूषण हो, चाहे उस भारत का नाम नरेंद्र मोदी हो, लोग समझते नहीं है क्या। आपको तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ और आपको शायद याद होगा बल्कि कि जब ये मोदी साहब पहली दफा मुंतखब हुए तो मुंतखब होने के चंद महीने बाद तक इन पर अमेरिका के अंदर दाखिल होने पर पाबंदी थी, जो कई साल पहले से चल रही थी और जिसकी वजह 2000 मुसलमानों का कत्लेआम था जो इनकी रियासत गुजरात में इन्हीं की आंखों के सामने हुआ, जिसको रोका था। तो मकबूजा कश्मीर में जो कत्लेआम इस वक्त ये कर रहा है, वो इस वक्त असल में हमें दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें अपनी कौमी बयानिए में एक बड़ी तरमीम की जरूरत है और काश हुकूमत और तमाम अदारे इस बात को समझ लें कि आज़ादी का तरीका वही है जो आज़रबाईजान ने अपनाया है। वो आज़ादी का वही तरीका है जो कब्रस के खिलाफ तुर्की ने आजमाया था। आज़ादी का कोई और तरीका नहीं है। तो ये जो सफारती कोशिशें हैं ये इजाफी हुआ करती हैं, ये बुनियादी नहीं हुआ करती। ये बुनियादी बात ध्यान में रखने की। और यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा आखिर में अपने इस तबसरे में कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से हर वक्त न सिर्फ तैयार रहना है बल्कि आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकों के लिए हमें बड़ी ज़बरदस्त दिफाई हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि मुताल्लिका अदारे बहुत काम कर रहे होंगे इस मसले पर, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हमें ख़तरा है और हमें चाहिए कि इस बार अगर हमें खबर मिल जाए कि उनकी तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है तो फिर उसको प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रीएम्प्शन नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो वो बार बार दुनिया को ये कहेंगे, देखा हमने अब 10वीं बार उन पर हमला किया है और हमने ये किया है और हमने उनके गाने तबाह किए। देखिए, याद रखिए, दुनिया के अंदर बात इल्जाम लगाने वाले की सुनी जाती है, इल्जाम का जवाब देने वाले की बात जो है वो हमेशा कमजोर होती है, उसे कमजोर समझते हैं अगर वो नहीं भी कमजोर होती है। ये बात बुनियादी तौर पर है। और जहाँ मैं एक में ताकि प्रोग्राम में मुझे पता नहीं कितना मौका मिलेगा, मैं डिएगो
मैराडोना की ब्रेक के बाद भी आप दोनों मेहमान मेरे साथ ही होंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, आपकी इजाजत से मैं ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। तारिक साहब फिर आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपने तारिक पीरजादा साहब को भी सुना। अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत की बाकायदा पुष्पनाही कर रहे हैं, खुलकर सामने आ गया। अगर जानिबदारी से काम लिया जाता रहा तो ये प्लेटफॉर्म्स तो अपनी साख खो बैठेंगे। अब आपके ख्याल में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भारत की तासुब को खुलकर हवा नहीं दे रहे, इसका तोड़ क्या होगा आपके मुताबिक? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने चूंकि वो प्रोफेसर सना की बात की कि उनको पकड़ के जी जी और मोदी सरकार ने पाबंद सलासिल कर दिया है। बहुत सारे लिखारी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदी है, कदगन है, हम सच नहीं बोल सकते, लेकिन उनके लिए सोचने का मुकाम है, उनके लिए देखने का मुकाम है कि देखो आपके साथ वाले मुल्क में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप सब कुछ कहते हैं, सब कुछ बोलते हैं, सोशल सोसाइटी के खिलाफ भी बोलते हैं, रियासत के खिलाफ भी बात करते हैं, और फिर भी आपको ऑन एयर भी किया जाता है, लिख भी सकते। तो अब ये चीजें जो हैं, इसमें अब दूसरी बात जो आपने सोशल मीडिया की, तो असल में सोशल मीडिया के ऊपर भारत ने एक बहुत कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाई, और उसका आपने पॉइंट आउट किया कि उनकी बहुत सारी साइट जो थी वो बाहर के ममालिक से चल रही थी, और बहुत सारी चीजें हैं जो हैक करके भी करते थे। इसके लिए हमें भी इसी तरह की काउंटर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की जरूरत है, और जो उनके सोशल मीडिया पे चीज लोड की जाती है उसका न सिर्फ ये कि हमारे हुकूमत की तरफ से, बल्कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट या जो अपना अदारे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे भी प्रोग्राम करते हैं, हाँ। तो उनको ये चीजें पिक करनी चाहिए, उसका काउंटर नैरेटिव तैयार करना चाहिए। भारत तो कोई इतने गिर गया है नीचे, वो इतना जलालत में इतना नीचे चला गया, और नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसको दुनिया एडोल्फ हिटलर से कंपेयर कर चुकी है, अमित शाह का जो कैरेक्टर है, बाबू बजरंगी का जो कैरेक्टर रहा, अभी आप ये अंदाजा लगाइए कि उनका जो एक वो योगी है, उसको स्पेशली मेंशन किया जाता है दुनिया की वो मुसलमानों के खिलाफ जो हेट्रेड फैला रहा है, उसमें उसका नाम ले। तो अब ये इस किस्म के लोग को पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऐसा नैरेटिव जाना कि इनको ब्लैक लिस्ट करे, इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एथनिक क्लिंजिंग में इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा एक रिपोर्ट शाया हुई जो जेनोसाइड वॉच की, और जेनोसाइड वॉच ने बाकायदा इन लोगों का मेंशन किया कि ये लोग हैं जो जेनोसाइड में इन्वॉल्व। तो दुनिया को क्या जेनोसाइड एक्सेप्टेबल है? असल में बात यह है कि इसमें जो चीजें हो रही हैं वो तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं जो न सिर्फ ये कि बड़ी ताकतों की तरफ से, बल्कि हमारे अपने जो हमारे दोस्त ममालिक जो रहे हैं वो भी इस दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी वो दहशतगर्दों के पीछे खड़े हुए हैं, वो उनसे बिजनेस बढ़ा रहे हैं, वो उनको वीजे दे रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं। ये तो एक बड़ा शर्म का मुकाम है, और ये शर्म का मुकाम है उन ममालिक के लिए जो मुसलमानों के खिलाफ जो चीजें उन पे नहीं बोले। नरेंद्र मोदी तो है ही दहशतगर्द, अमित शाह तो है ही दहशतगर्द, वो तो है ही हिटलर का पैरोकार। वहां तो फैशिज्म चल रहा है, वहां दहशतगर्दी चल रही है, एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। अब उनके पिछले दिनों उनके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा, यार दुनिया में कौन गाय को माता कहता है, पागल लोग होते हैं। ठीक है, मुझे दुनिया में सबसे बड़ा वो एक्सपोर्टर है बीफ का। बिल्कुल, ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। बिल्कुल हाँ, ये तो दोहरा मयार भी हो गया ना ब्रिगेडियर साहब, बड़ी बुरी तरह से खुल के सामने आ गई है। तो हमें इसको रोजाना प्रोपेगेट करना चाहिए, आपके चैनल्स पे इसके क्लिप चलने चाहिए, दुनिया को इंडिया का चेहरा दिखाना चाहिए। हमारी एम्बेसीज ने एक डोजियर शुरू पेश किया ना, जो बाकी एम्बेसीज दुनिया के मोबाइल है उनको इन चीजों के ऊपर इंटरेक्ट करना चाहिए वहां के थिंक टैंक से। अब अमेरिका में ट्रांजिशन होगी, एक नई हुकूमत आएगी, तो उनको ये तमाम चीजें बताने की, अगर बाराक ओबामा अपनी किताब में लिख के चला गया है तो जो बाइडन अभी आया ना, तो उसको कहें कि बाराक ओबामा की किताब पढ़े, कुछ कंसल्ट करे उस चीजों में। लेकिन अगर सिर्फ आप डोजियर पेश करके उसको परसू नहीं करेंगे, या आप सोशल मीडिया पे बात चीजों को लोड नहीं करेंगे, दुनिया का चेहरा भारत को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिखाएंगे, तो ये कि आज आप इस्लामी ममालिक भारत के साथ अच्छा डोजियर के हवाले से ठीक है। कल मुनीर अकरम साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने खुलकर डोजियर जो पेश किया गया, आगे क्या होगा इस बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और तारिक पीरजादा साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों को दोबारा से वार्म वेलकम। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाह रही थी तारिक साहब, मुझे ब्रेक पे जाना था, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना डिटेल में। अच्छा तारिक साहब, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि नाइजीरिया में OIC के इजलास के एजेंडे में मसला कश्मीर शामिल नहीं होगा और दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद भी कर दी है। अभी जो बदलती सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता में, इसको आप कैसे देखते हैं? और साथ ही आप ये भी देखिएगा कि जो इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को हमने जो वो डोजियर पेश किए, जमा करवा दिए, इसके बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे? यानी हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब आगे से वो इसको संजीदगी से लेते हैं, नहीं लेते हैं? क्योंकि दुनिया अपने मुफाद को देखती है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, उन्होंने अपना मुफाद देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है इंडिया के साथ। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपने जो है थोड़ी सी ताखीर के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ इसकी कापियाँ सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान हैं, उन तमाम को तकसीम की जानी चाहिए। अगर वो नहीं की गई हैं तो उनको फौरी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो इंडिया की तरफ से डॉसिए पेश किया गया है उसके अंदर उन्होंने किया ये कि जितने भी अरकान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन सबको दिया है। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये डॉसिए देने के बाद ज़्यादा ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कायल हो जाते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके अंदर वो भारत को मुखातिब होकर उसके तमाम इक़दाम से आगाह करें, जो कि वो कश्मीरियों की हिलाकत, कश्मीर में तबाही, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत को बेनकाब करते हैं और भारतीय जारहियत को पाकिस्तान में बेखुसूस बेनकाब करते हैं। तो इस जाविये से न सिर्फ आपको ये काम जो आपने किया है ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इससे आगे जाकर दुनिया के तमाम दारुल हुकूमतों में आपके वज़ीर ख़ारजा को अब जारहाना अंदाज में सिफारती सरगर्मी दिखानी होगी। तो दुनिया के मुख्तलिफ बड़े मुल्कों में जाएं और बात करें। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि कोरोना के इस दौर में जब तमाम दुनिया में सारी तवज्जो मगरिब की खास तौर पर और अमेरिका की, यहाँ 2-2 हज़ार लोग रोजाना मर रहे हैं और 2-2 लाख लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, कि ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन इसी का नाम सिफारतकारी है। ये आप कीजिए। और इसके साथ साथ जो बात करने की है वो ये है और पैगाम देने का है, तो ये पैगाम की नौयत क्या हो, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। पैगाम ये देना है आपने दुनिया को कि अगर आप इक़दाम नहीं उठाते हैं तो पाकिस्तान कोई कदम उठाने पर मजबूर होगा। ये धमकी नहीं कहलाती, ये तमाम दुनिया में है। जैसे भारत रोजाना धमकी देता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई इक़दाम उठाएंगे। जैसे अभी 4 जो उनके भारतीय फौजी मारे गए तो उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया और उसके साथ बयान दिया उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे लोगों ने कि पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करने का हम सोच रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह इसी जुबान में बात करनी है। हमारे यहाँ एक सेकंड हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम इस तरह की हिकमत अमली की तरफ सोचते हैं तो बहुत से मुशीर हुकूमत के और मुख्तलिफ अदारों में वो कहते हैं देखिए हालात को संगीन होने से बचाना है, हालात को संगीन होने से बचाना है या पाकिस्तान पर हमले को रोकने से बचाना है। इस सिलसिले में मैंने पेशगी कार्रवाई का जो जिक्र किया है या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का, वो इसलिए है कि वो तो कर चुके हैं। आपके पास पूरा जवाब है आइंदा होने वाले वाक़े को रोकने के लिए और अपने खिलाफ प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए आपने कार्रवाई करनी है। और डरिए मत, पाकिस्तान बेपनाह ताकतवर मुल्क है। इसके रवायती असलहे की ताकत जो एक जमाने में बहुत कम होती थी वो बेपनाह बढ़ चुकी है। मिसाइलों से लेकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो एयरक्राफ्ट के एवेक्स हैं और चीजें हैं, कोई किसी चीज की इस कमी नहीं है। और नए F-7 और नए PL-15 जैसे मिसाइल्स आ रहे हैं, तो कमजोरी नहीं है, कमजोरी है तो इरादे की है। और मेरा ख्याल है हमारा वजीर खारजा इस सिलसिले में और खुद हमारा वजीर आजम बड़ी कमजोर पॉलिसी पर चल रहे हैं। और अगर ये पॉलिसी जारी रही तो मैं कहूँगा कि कश्मीर की आज़ादी का सूरज कभी तुलू नहीं होगा। बड़ी बात आपने कह दी तारिक साहब। अच्छा ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने तारिक पीरजादा साहब को भी सुना। अच्छा आपसे मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखें, इश्तियाल अंगेजियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में, सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि भारत क्या कोई बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहा है, क्या होने जा रहा है?
भारत तो ये गेम जो है हर दौर में प्लान की है ना, उन्होंने कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी की, उन्होंने 2.5 वार स्ट्रैटेजी की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अडॉप्ट की। अजीत कुमार डोभाल ने ओपनली कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो मर्सिनरीज हैं, ये फाइट। तो भारत ने तो कभी स्ट्रैटेजी छोड़ी नहीं। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हो रही है और ये कंसिस्टेंटली फायरिंग हो रही है, तो अगर आप अपनी मेमोरीज को फ्रेश करें तो ये उस वक्त से शुरू हुई है जब नवाज शरीफ मोदी से मिल के आया था, उसकी स्वेरिंग सेरेमनी में उसने शिरकत की थी और वहां से वो ये तोहफा लेके आया था। और उसको इतनी करेज नहीं हुई, इतनी उसके अंदर जरूरत नहीं थी कि वो वहां जाकर कहता भाई तू मेरा दोस्त है, मैंने तुम्हारे साथ इतना जिंदाल के साथ इतना पैसा इन्वेस्ट किया कांटा, तो तुम कम से कम मेरे मुल्क में गरीब लोगों पे फायरिंग तो ना करो। ऐसी कोई बात नहीं की। कलभूषण पकड़ा गया तो उसने कहा कि मेरे चाचे का पुत्र पकड़ा गया, तो ही डिड स्पीक अ वर्ड अबाउट इट। तो ये जो हमारे यहाँ की, उसने तो भारत ने तो अपनी पॉलिसी जारी रखी ना, लेकिन हमारे यहाँ की जो कॉवर्ड, जो पैसिव जो लीडरशिप थी नवाज शरीफ की सूरत में, उससे पहले आप आसिफ जरदारी की जो हुकूमत थी उसमें देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर उस वक्त ईद का जवाब आप पत्थर से देना शुरू कर देते तो हो सकता है कि उनके जहन में कोई खाम ख्याली जो थी वो मिट चुकी होती। यहाँ तो ये लिमिट आ गई थी कि उनका वो कार्टून किस्म का आर्मी चीफ है बिपिन रावत, वो उठ के बयान देता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक डिफेंस मिनिस्टर था जो कहता था हम बम चला देंगे। तो यहाँ पे हमारी आपने हर चीज करते हुए अपनी क़यादत का माजी का रवैया जरूर जहन में रखना है कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पे सिर्फ भारत हमें नहीं देख के आया। जो पुरानी, खास तौर पे जो बाहर बैठा हुआ चोर जो है, उसकी जब हुकूमत थी और उसने जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, या ये जो आज पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट का जो वो मौलवी है जो पाकिस्तान कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, दुनिया में सबसे नफरत किया जाने वाला शख्स है, उसको आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाया। उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, डीजल लिया, पैसे लिए, जमीनें ली, और आज बात करते हैं जमहूरियत की, आज बात करते हैं हम सिंध के वसाइल पर कब्जा नहीं। उन्हें शर्म तो आती नहीं, हमारी लीडरशिप में शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं। तो अब इंडिया जो है वो उसी तरह चल रहा है, स्वागत पे फायरिंग भी कर रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करा रहा है, लेकिन हमारी तो ऐसे हुकूमती भी गुम थी। तो APS के बच्चे मारे गए, इनके मुंह से एक दफा नहीं निकला कि इंडिया ने मारा। हालांकि उस वक्त इंटरव्यू एजेंसी ने बताया कि जी ये जो मार रहा था बंदा, ये भारत के, ये इंडियन कॉन्सुलेट बैठा होता, उसने वहां जाके आया। पाकिस्तान का एक अवैध तैयार, नेवी का एक तैयारा था, वो मैनग्रोव में फ्लाई कर रहा था कराची में अपने एरिया में, उसको टारगेट किया भारत ने, उसको मार दिया मिसाइल से। जब हमारी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, दो महीने ही रहे वो, तो उन्होंने कहा हम ये मुकदमे को जी ICJ में लेके जाएंगे। ICJ में लेके गए, उन्होंने कहा हमारा मैंडेट ही नहीं है। तो इस किस्म की जब लीडरशिप हो, जो बिकाऊ लीडरशिप हो, जो पैसे कहीं से लेती हो, हुकूमत कहीं करती हो, तो पहले तो अपने हालात ठीक करे ना, अपनी लीडरशिप का एटीट्यूड ठीक करे ना, अपने यहाँ अंदर ऐसे बहादुर और प्रोएक्टिव किस्म के लोग पैदा करें, आपको डाल के कुछ कह सके, तो फिर आपको किसी थ्रेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो फिजिकल रिस्पॉन्स होगा वो आपकी इंटेंशन को इंडिकेट कर देगा, अल्फाज में कहने की जरूरत ही नहीं होगी। साहब आपका पॉइंट आ गया, चीजें हमारे यहाँ। ठीक है जी। तारिक साहब, आपने सुना ब्रिगेडियर साहब को, बड़े अहम पॉइंट उन्होंने रेज किए, मौलाना फजल रहमान का जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया। तो अब मुझे ये बताइएगा कि चले दुश्मन तो हमें पता है कि हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, तभी तो दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। तो जो हमारे अंदर के लोग, जैसे कि पुरानी लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उनके जो बयान आते हैं, खासतौर पर जिससे PDM के जो जलसे हो रहे हैं, मरियम नवाज से खिताब करती हैं, या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया खुलकर सामने आया फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया बड़ा जश्न मनाता रहा, उस बयानिया को बार बार अपनी हेडलाइंस में चलाता रहा, बार बार उसको बेचता रहा, उसका मंजन बेचता रहा, चूरन बेचता रहा। आप कैसे देखते हैं कि हमारे अंदर के लोग जो कि शेमन पे बिजलियां गिराते हैं, वो उस बाहर वाले दुश्मन से कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, उस दुश्मन के बयानिया को कितनी स्ट्रेंथ दे सकते हैं? मैंने ये बात शायद 85 प्रोग्रामों में कही है, और मेरे इस बयान में नवाज शरीफ के दौर पे तब्दीली आई थी ना उसके बाद आई थी कि नवाज शरीफ नई दिल्ली का इस्लामाबाद में एक नुमाइंदा था, और जितनी बार वो वजीर आजम रहा है उसने पाकिस्तान को जी भर के नुकसान पहुंचाया है। आपको जरदारी साहब की एक बात का जिक्र कर दूं, आपको याद होगा कि सरबजीत सिंह, जिसको बिलाखिर लाहौर किले में किसी दूसरे कैदी ने उसे मार दिया था, और उसका नाम सर फहरिस्त था
क्या कहते हैं फांसी दिए जाने वाले लोगों के अंदर। इसने फैसला किया जरदारी ने कि नहीं, हालात खराब हो जाएंगे, हमें इस मामले को टाल देना चाहिए। आप ये देखें कि जब आप मौका पैदा करते हैं, दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि हम आपके खिलाफ सख्त इक़दाम नहीं करेंगे, तो दुश्मन तो आपके खिलाफ जो आपसे बड़ा भी है वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझता है, गो के गलत समझता है, लेकिन बहरहाल ये उसके जहन में है, वो तो यही कहेगा और कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने की करेगा, और चाहे उसका मकसद प्रोपेगेंडा ही करना क्यों ना हो। मसलन ये बालाकोट वाला मामला जो है, जब इलेक्शन हो रहे थे लोगों ने कहा ये इलेक्शन के लिए कर रहा है, इलेक्शन के लिए कर रहा है, वो तो दूसरा हिस्सा है कि वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दुनिया को जो उन्होंने पैगाम दिया 13 घंटे जब तक हमारा जवाब नहीं आया था कि जनाब उसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों को हमने खत्म किया है। प्रोपेगेंडा जो है ना, जब आप पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, भारतकारी हो या जंग हो, उसी में आपकी कामयाबी है। जब आप डिफेंसिव होकर पीछे होकर बात करते हैं तो उसमें आपकी न तो दुनिया आपकी बात तस्लीम करती है और न दुश्मन पे आपकी रद्द अमल का कोई बड़ा असर होता है। मसलन ये जो वाकया था अभिनंदन के वापस होने का, इस पे सब लोगों की मुख्तलिफ राय है और हो सकती है क्यों नहीं, तजियाकारी की बात है। मेरी राय ये थी कि अभी इसको कुछ दिन और रखना चाहिए था, और उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं हो सकता था कि भारत जनाब को जवाब में हमला कर देता, बिल्कुल भी नहीं। भारत तो एक्सपोज हो गया था उसके बाद, देखिए ये गलती की इमरान खान ने। तो मैं कहना ही चाहता हूँ, जब आप पैगाम देते हैं ना दुश्मन को अपनी गलती से या अपने भारत नवाज रवैये से, जैसे कि नवाज शरीफ और सरकारी का था, और आपको एक और बात याद दिला दूं सरकारी के मुताबिक, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है, जब ये सदर नहीं बना था तो यहाँ के जो अंदर इनकी कोठी है जरदारी साहब की, उसमें इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद ये सदर बन गए थे कुछ अरसे के बाद, और इन्होंने कहा था, ये रिकॉर्ड पर है, कि मसला कश्मीर को एक जनरेशन के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। ये इस किस्म के लोग हमारी जिंदगियों का हिस्सा है और हमारे मुल्कों पे हुकूमतें करते रहे हैं। तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ हो, अफवाज की क़यादत हो, अगर ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं और इनका बयानिया भारत के, अगर नहीं यकीनन भारत के साथ है इनका बयानिया, तो फिर इनकी जुबानें खींचने का वक्त है। और दुश्मन, अपने अंदर के दुश्मन को अगर आप रोक नहीं सकते, सही ठीक है जी, अपने अंदर के दुश्मन को रोकना ही है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।